हेलो गाइस, हम आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे थे ये इग्नू के। ठीक है, इग्नू के जितने भी लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं पिछले 10 सालों में, वो सभी हम कर रहे थे। ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान के। ठीक है, ये आपका इग्नू का BHDE इसका कोड है, BHDE 106 या फिर EHD 06। ठीक है, ये आपका कोड है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सब के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। तो अगर आपका भी ये सब्जेक्ट है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले के 10 चैप्टर तक हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिए प्ले लिस्ट में। ठीक है, आप देख लीजिए। ये आज हम 11वां चैप्टर कर रहे हैं, ये आपका अध्याय 11। ठीक है, ये आपका हिंदी भाषा क्षेत्र की प्रमुख बोलियां। आज हम बोलियां पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, इसकी बोलियां क्या क्या हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हिंदी भाषा क्षेत्र की प्रमुख बोलियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करिए। ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र की बोलियां, अगर आपसे हिंदी भाषा क्षेत्र की बोलियां पूछते हैं तो आपको ये देना है, यही आंसर देना है। आप अगर आप 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये सारे आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैं करा दूंगी आपको। ठीक है, तो हिंदी भाषा की क्षेत्र की बोलियां क्या क्या है, आज हम बोलियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर से बोलियां शब्द आ जाए तो आपको यही आंसर देना है। ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र की प्रमुख बोलियां इस प्रकार हैं। ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र की जो बोलियां हैं, पहले क्या है, मारवाड़ी। ठीक है, फर्स्ट दिया है से मारवाड़ी। आप हेडिंग जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, हेडिंग याद कर लीजिए, उसके बाद आप अंदर का लिखिएगा। तो मारवाड़ी, ठीक है, हाईलाइट करके लिखना, उसके बाद इसमें लिखना मारवाड़ी में। मारवाड़ी को ही मेवाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, जो मारवाड़ी है इसी को मेवाड़ी भी कहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मारवाड़ी और मेवाड़ी में आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, मारवाड़ी को ही मेवाड़ी भी कहा जाता है। इस बोली को पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है। ठीक है, इसी बोली को पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। ठीक है, जो मारवाड़ी और मेवाड़ी एक ही चीज है और इसको पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ी या मेवाड़ी ही पश्चिमी राजस्थान की बोली है, इसे आप याद रखिए। अरावली के पश्चिम और दक्षिण के भागों में प्रधानता जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर तथा उदयपुर राज्यों में इस बोली का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, अरावली के पश्चिम और दक्षिण में। ठीक है, एक तो पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि अरावली के पश्चिम और दक्षिण भाग में ये बोली, इस बोली की प्रधानता है। कौन सी बोली की, मेवाड़ी की या मेवाड़ी की। ठीक है, मारवाड़ी या मेवाड़ी की, जो कि पश्चिमी राजस्थान की है। और इसके अंदर कौन कौन से स्थान आते हैं, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और उदयपुर राज्य। ठीक है, ये राज्य आते हैं इसमें, आपने इनके बारे में पता ही होगा आपको। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और उदयपुर, ठीक है, राजस्थान के फेमस है, ये काफी सुने होंगे आपने। में इस बोली का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ इन बोलियों का प्रयोग किया जाता है। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा की मुख्य बोली है। ठीक है, जो मारवाड़ी है ये राजस्थानी भाषा की एक मुख्य बोली है। मारवाड़ी प्रदेश की भाषा होने के कारण इसका नाम मारवाड़ी पड़ा है। ठीक है, जो ये मारवाड़ प्रदेश की भाषा है। ठीक है, ये मारवाड़ प्रदेश की भाषा होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, मारवाड़ी। ठीक है, ये मारवाड़ प्रदेश की भाषा होने के कारण इसका नाम मारवाड़ी रखा गया है। मारवाड़ी का क्षेत्र राजस्थान के मारवाड़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि स्थान है। ठीक है, इसके क्षेत्र क्या क्या है, राजस्थान का मारवाड़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि इसके क्षेत्र हैं। बोलने वालों की संख्या के हिसाब से मारवाड़ी राजस्थानी वर्ग की सबसे बड़ी बोली है। ठीक है, राजस्थानी जो मेवाड़ी है ये बोलने, जिससे इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, इसलिए राजस्थान की सबसे बड़ी बोली हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि बोली जाने वाली संख्या, क्योंकि बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे मारवाड़ी बोलते हैं, इसलिए ये राजस्थानी वर्ग की सबसे बड़ी बोली बन गई है।
मारवाड़ी का साहित्यिक महत्व भी है। ठीक है, जो मारवाड़ी बोली है इसका अपना साहित्यिक महत्व भी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में दो प्रमुख भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था, हिंदी साहित्य के आदिकाल में दो प्रमुख भाषाओं का उल्लेख मिलता है। पहला डिंगल है और दूसरा पिंगल है। ठीक है, डिंगल और पिंगल दो जो भाषाएं हैं इनका उल्लेख मिलता है। डिंगल और पिंगल आप याद रखेंगे तो पिंगल ब्रज प्रदेश की भाषा है। ठीक है, जो पिंगल है ये कहाँ की भाषा है? पिंगल जो है वो ब्रज प्रदेश की भाषा है। पिंगल ब्रज प्रदेश की भाषा आप याद रख लीजिएगा, एक तरह से जीके क्वेश्चन ही बन जाता है। और डिंगल वास्तव में मारवाड़ी का ही पूर्व रूप है। ठीक है, और डिंगल की बात की जाए तो डिंगल क्या है? डिंगल वास्तव में मारवाड़ी का ही एक रूप है। ठीक है, पिंगल तो ब्रज प्रदेश की भाषा है, ब्रज जानते हो ना, मथुरा। ठीक है, और डिंगल जो है ये जो मारवाड़ी है इसी का एक पुराना रूप है, पूर्व रूप है। ठीक है, आदिकाल या वीर गाथा काल, आदिकाल को ही वीर गाथा काल भी कहा जाता था। तो आदिकाल या फिर वीर गाथा काल की कई महत्वपूर्ण रचनाएं डिंगल भाषा में ही मिलती हैं। ठीक है, डिंगल भाषा में बहुत सारी रचनाएं की गई हैं आदिकाल की। आदिकाल या वीर गाथा काल की कई सारी रचनाएं डिंगल भाषा में हैं। ठीक है, भक्ति काल में मीराबाई की साहित्य रचना इसी भाषा में हुई है। ठीक है, जो भक्ति काल की मीराबाई थी इनकी रचना भी इसी भाषा में हुई थी। आधुनिक युग में भी अधिकांश राजस्थानी साहित्य मारवाड़ी में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, आधुनिक टाइम में भी आधुनिक युग में भी अधिकांश राजस्थानी जो साहित्य है वो किसमें लिखे जाते हैं? मारवाड़ी में ही लिखे जाते हैं। फिर दूसरी है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा, ब्रज का पूरा अर्थ पशुओं या गायों का समूह या चारागाह आदि है। ठीक है, ब्रज का पूरा अर्थ क्या है? ब्रज का पूरा अर्थ पशुओं और गायों का समूह या चारागाह है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए कि ब्रज का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ब्रज का पूरा अर्थ क्या है? ब्रज का पुराना अर्थ। ठीक है, ब्रज का मतलब पुराने अर्थ है। ब्रज को क्या माना जाता था? ब्रज का जो पुराना अर्थ है उसका मतलब पशुओं और गायों का समूह। ठीक है, पशुओं या गायों का समूह या फिर चारागाह आदि है। ठीक है, पशुपालन के प्रधान के कारण यह क्षेत्र कदाचित ब्रज कहलाया। ठीक है, क्योंकि वहां पे यहाँ पे पशुपालन बहुत ज्यादा था, प्रधानता थी पशुपालन की। ठीक है, यहाँ पे पशुपालन की प्रधानता होने के कारण ही ये क्षेत्र वो क्या कहलाया? ब्रज कहलाया। ठीक है, और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा अथवा ब्रजी कही जाती है। ठीक है, इसी आधार पर इसकी बोली को ब्रज भाषा या फिर ब्रजी कहते हैं। ठीक है, इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ है? इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, इसका विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी जो मुख्य उपबोलियां हैं, ठीक है, ब्रज भाषा की मुख्य उपबोलियां क्या क्या हैं? अब इसकी मुख्य उपबोलियां भरतपुरी, डांगी, मथुरी आदि हैं। ठीक है, इसकी जो उपबोलियां हैं वो क्या क्या हैं? भरतपुरी, डांगी और मथुरी। ठीक है, मथुरी इसकी उपबोलियां हैं। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टि से ब्रज भाषा बहुत संपन्न है। ठीक है, साहित्य और लोक साहित्य दोनों में ही जो ब्रज भाषा है वो बहुत ही संपन्न भाषा मानी जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, साहित्य और लोक साहित्य
दोनों की दृष्टि से जो ब्रज भाषा है वो बहुत ही संपन्न है। हिंदी भाषा के बाहर भी भारत में अनेक क्षेत्रों में ब्रज भाषा में साहित्य रचना होती रही है। ठीक है, जो हिंदी प्रदेश है, हिंदी प्रदेश जैसे भारत जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी प्रदेश के बाहर भी जहाँ हिंदी बोली जाती है, इनसे बाहर भी भारत के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं। ठीक है, भारत के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ब्रज भाषा में साहित्य रचना होती रही है। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि रहे हैं। ठीक है, इनके आप ब्रज भाषा के कवियों के नाम आपको पता होने चाहिए, आप याद रखिए इनको। ठीक है, ये आपके हिंदी, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपके काम आएंगे। तो ब्रज भाषा साहित्य के जो कुछ कवि थे वो कौन कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि थे। खड़ी बोली के खड़ी बोली की आकारांतता के स्थान पर, ठीक है, खड़ी बोली की आकारांतता के स्थान पर भी ओकारांतता, घोरों, भलों, छोरे, करेगो, बड़ो, व्यंजनात्मक के स्थान पर उपारांत, सबु, मालू, ने के स्थान पर नए और का, कु के से का सो, पर का पै आदि इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। ठीक है, ये किस किस तरह से किस स्थान पे परिवर्तित हुए हैं, जैसे कि ने के स्थान पर नए। ठीक है, ये आप समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ चेंजेस किए गए, ये ने जहां हम यूज करते हैं तो उसके स्थान पर नए यूज किया गया है, को के स्थान पर कु यूज किया गया है, सी के स्थान पर सो यूज किया गया है। ठीक है, पर के स्थान पर पे यूज किया गया है। ये इसकी विशेषताएं रही हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ चेंजेस इसमें करके जिसे यूज किया गया है ब्रज भाषा को। दूसरा है खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली में क्या है? खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थ में होता है। ठीक है, अब आप ये याद रखेंगे जो खड़ी बोली है इसका भी दो अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, इसके दो अर्थ क्या क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, एक क्या है? साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली। ठीक है, एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली का अर्थ है। ठीक है, एक तो साहित्यिक में है, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, दूसरी क्या है? दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। ठीक है, दिल्ली मेरठ के आसपास की जो बोली है, यहाँ दूसरे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे अर्थ में ही जो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसी अर्थ में कुछ लोग कौरवी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कौरवी का भी प्रयोग करते हैं। कुरु जनपद की बोली होने के कारण राहुल सांकृत्यान ने इसे यह नाम दिया है। ठीक है, तो जो राहुल सांकृत्यान है, इन्होंने इसे ये नाम दिया है क्योंकि ये कुरु जनपद की बोली होने के कारण। ठीक है, खड़ी बोली में खड़ी शब्द, जो खड़ी बोली है इसमें खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। ठीक है, विवादास्पद, इसका खड़ी का अर्थ क्या है? विवादास्पद है, याद रखेंगे आप। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी, ठीक है, कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी अर्थात शुद्ध माना है। ठीक है, कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ क्या माना है? खरी माना है, जिसे वो शुद्ध मानते हैं। तो दूसरों ने खड़ी, जो दूसरों ने इसे खड़ी ही माना है। कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली ने अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई है। ठीक है, कुछ लोगों ने खड़ी के अधिकता के कारण खड़ी पाई है, जैसे गया, बड़ा, ठीक है, का, तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव अर्थात उसकी कर्कशता से जोड़ा है। ठीक है, इसी कर्कशता से जोड़ा है। विस्तार के लिए देखिए प्रस्तुत लेखक
की पुस्तक हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा एक किताब, इसे आप देख सकते हैं विस्तार में पढ़ने के लिए, के प्रदेश में खड़ी बोली, ठीक है, हिंदी भाषा एक किताब है जिसमें खड़ी बोली को और अच्छे से समझने के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। यूं अभी तक यह प्रश्न प्रायः अनिश्चित सा है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न अभी तक ये अनिश्चित है कि जो खड़ी बोली है या कौरवी, खड़ी बोली या फिर कौरवी का जो उदय हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, तथा इसका जो क्षेत्र है देहरादून कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग है, ठीक है, इसका जो क्षेत्र क्या क्या बताया गया है, देहरादून का जो मैदानी भाग है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, पूर्वी बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद, ठीक है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है, ठीक है, लोक साहित्य, ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि लोक साहित्य की दृष्टि से जो खड़ी बोली है ये बहुत ही संपन्न बोली है, ठीक है, और इसके पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, इसमें लोक कथाएं, लोकगीत और नाटक जो हैं ये बहुत ही पर्याप्त मात्रा में खड़ी बोली में मिलते हैं। इसका काफी अंश प्रकाशित भी हो चुका है, ठीक है, इसका काफी अंश ऐसा है जिसे प्रकाशित किया जा चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्कनी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैं, ठीक है, जो हिंदी है, उर्दू है, हिंदुस्तानी है, दक्कनी है, ये सभी एक सीमा तक किस पर आधारित हैं, ये खड़ी बोली पर आधारित हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर के बाद मूल व्यंजन के स्थान पर द्वित व्यंजन बेटा, बापू, रोटी, महाप्राण के पूर्व इसी स्थिति में अल्प प्राण का जो अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण का आगम, जैसे देखा, भूखा, ना का ड़ा, ठीक है, ना के स्थान पर ड़ा हो गया है, अपर्णा, रानी, ठीक है, जाना, ला के स्थान पर ये वाला ला हो गया, ठीक है, लाट, नील, अवधि, व्यंजनात्मक तथा ब्रज ओंकारांत के स्थान पर, और ओकार जो ब्रज ओकारांतता है, ब्रज ओकारांतता के स्थान पर आकारांत शब्द आ गए हैं, जैसे घोड़ा, अवधि में घोड़, ब्रज में घोड़ा, ठीक है, इसे ब्रज में घोड़ा कहते हैं, घोड़े को अवधि में क्या कहते हैं, घोड़ कहते हैं, ठीक है, आदि इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इस तरह से इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, इन चेंजेस को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है, किस भाषा में कौन से हल्के चेंजेस आए हैं। अब अवधि भाषा, अवधि पूर्वी हिंदी की मुख्य भाषा है, ठीक है, पहला पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा कि अवधि क्या है, अवधि पूर्वी हिंदी की मुख्य भाषा है, यह एक साहित्यिक भाषा भी है, ठीक है, जो अवधि है ये पूर्वी हिंदी की एक मुख्य भाषा है और अवधि एक साहित्यिक भाषा भी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन अवधि भाषा में किया है, ठीक है, तुलसीदास की जो रामचरितमानस है किस भाषा में है, अवधि भाषा में है। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, प्रसिद्ध लेखक हैं ये लोग हिंदी के, तो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत, ठीक है, पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है इसी बोली में लिखी गई है, किस बोली में, अवधि बोली में, ठीक है, अवधि बोली में लिखा हुआ महाकाव्य है। पद्मावत क्या है, महाकाव्य है, ठीक है। सूफी काव्य परंपरा में मुल्ला दाऊद कुतबन
उस्मान, ठीक है, उस्मान आदि कवियों ने, ये भी कवि के नाम है, सूफी कवि हैं, इनके भी थोड़े से नाम आप ध्यान रखिए, सूफी कवि हैं ये, कवियों ने भी अवधी में ही काव्य रचना की है। ये सूफी कवियों ने भी कवि जो अपनी रचना अवधी भाषा में की है, ठीक है। तो इस भाषा के साहित्यिक महत्व के कारण आधुनिक काल तक कई कवियों ने अवधी भाषा में काव्य रचना की है, ठीक है। इसी में बहुत सारे कवियों ने अपनी साहित्य भी लिखे हैं, अपनी कविताएं लिखी हैं। तो इस भाषा की साहित्यिक महत्व भी है, इस भाषा का साहित्यिक महत्व होने के कारण आधुनिक काल तक कई कवियों ने अवधी भाषा में अपने काव्य लिखे हैं। अवधी शब्द इसके भाषा क्षेत्र अवध से निकला है। अवधी क्षेत्र कहाँ से निकला है? इसका जो भाषा क्षेत्र अवध है वहां से निकला है। तो अवधी शब्द अवध से निकल कर आया है। अवध की भाषा अवधी है, ठीक है। अवध की भाषा क्या है? अवध की भाषा अवधी है। अवधी उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, उन्नाव के आसपास की भाषा है, ठीक है। अवधी कहाँ की भाषा है? अवधी उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ और उन्नाव के आसपास की भाषा है। और पूर्व में इलाहाबाद तक उसका क्षेत्र है। और पूर्व में इसका क्षेत्र कहाँ तक है? इसका क्षेत्र इलाहाबाद तक है, ठीक है। इसके पश्चिम में पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी, इसके पश्चिम में कौन सी हिंदी बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। इसके पश्चिम में पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी बोली है, ठीक है। इसके पश्चिम में पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी बोली है। और पूर्व में भोजपुरी है। और पूर्व में कौन सी बोली है? भोजपुरी है, ठीक है। इसके पश्चिम में पश्चिमी हिंदी है और इसके पश्चिमी में पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी है। और पूर्व में कौन सी? भोजपुरी है, ठीक है। अब भोजपुरी में क्या है? भोजपुरी हिंदी भाषा की बिहारी भाषा वर्ग की एक मुख्य बोली है, ठीक है। भोजपुरी कहाँ के? भोजपुरी हिंदी भाषा की बिहारी भाषा वर्ग की एक मुख्य बोली है। इसका नाम सहवाद जिले के भोजपुर नाम से एक छोटे से कस्बे के नाम पर पड़ा है, ठीक है। इसका नाम किस पे पड़ा है? इसका नाम सहवाद, ठीक है। सहवाद जिले के भोजपुर, सहवाद जिले में एक भोजपुर नाम का एक छोटा सा कोई कस्बा होगा, उसके नाम पे इसका नाम डाला गया है, इसका नाम पड़ा है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ आदि जिलों में और पश्चिमी बिहार के शाहाबाद, ठीक है, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा छोटा नागपुर आदि स्थानों में बोली जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ ये बोली जाती है? पूर्वी में उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या क्या आते हैं? वाराणसी, ठीक है, वाराणसी और मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, जितने नाम आपको आसानी से याद हो जाते हैं उतने लिख दीजिएगा, ठीक है। बस्ती, आजमगढ़ आदि जिलों में और पश्चिमी बिहार के शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा छोटा नागपुर आदि स्थानों पर ये बोली जाती है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में बोलने वालों की संख्या के हिसाब से यह सबसे बड़ी बोली है, ठीक है। भोजपुरी जो है ये सबसे बड़ी बोली मानी गई है, क्योंकि हिंदी प्रदेश की बोलियों में बोली जाने वाले लोगों की जो संख्या है, यहाँ जो संख्या है, लोग ज्यादातर इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बड़ी बोली माना गया है। इसके उत्तर में नेपाल का क्षेत्र है। और इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में नेपाल का क्षेत्र है। पूर्व तथा दक्षिण में बिहारी वर्ग की मैथिली, ठीक है। पूर्व और दक्षिण में जो बिहारी वर्ग की क्या है? बिहारी वर्ग की मैथिली और मराठी, ठीक है। बिहारी वर्ग की मैथिली, मराठी और छत्तीसगढ़ी बोली है, ठीक है। और पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में अवधी है, ठीक है। आधुनिक युग में यहाँ के कई प्रमुख हिंदी साहित्यकार हिंदी में लिखते रहे हैं, ठीक है। आधुनिक युग के कई सारे ऐसे साहित्यकार हुए हैं जो कि हिंदी में लिखते रहे हैं, लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। अब थोड़े से चेंजेस हुए हैं। भोजपुरी बोलने वालों में एक जागरण सा आया है, ठीक है। भोजपुरी बोलने वालों में एक
जागरण सा आ गया है। अब भोजपुरी में प्रकाशन कार्य तेजी से होने लगे हैं। ठीक है, अब जो भोजपुरी है वो भी उसमें प्रकाशन कार्य क्या है, बहुत तेजी से हो रहे हैं। कई पत्रिकाएं निकाली जा रही हैं। ठीक है, कई सारी पत्रिकाएं छापी जा रही हैं। रेडियो पर नियमित रूप से कई भोजपुरी कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, रेडियो और टीवी पर भी भोजपुरी कार्यक्रम आते हैं। अब तो सिनेमा जगत में शायद भोजपुरी ही हिंदी की वह बोली है जिसमें सबसे अधिक फिल्में बनी हैं। ठीक है, जो सिनेमा जगत है हमारा, इसमें शायद भोजपुरी ही हिंदी की वह बोली है जिसमें सबसे ज्यादा पिक्चरें, सबसे ज्यादा फिल्में बनी हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र में भोजपुरी बोलने वाले जन समुदाय सबसे अधिक गतिमान है। ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र में भोजपुरी बोलने वालों के जो जन समुदाय हैं वो सबसे अधिक हैं। भारत में जगह जगह इन बोलियों के लोगों के समुदाय हैं। ठीक है, भारत में जगह जगह ऐसे समुदाय हैं जो कि इस तरह की बोली भोजपुरी को बोलते हैं। भोजपुरी का अंतरराष्ट्रीय महत्व भी है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जो भोजपुरी है इसका अंतरराष्ट्रीय महत्व भी है। सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम, फिजी तथा मॉरिशस, ठीक है, सूरीनाम, फिजी तथा मॉरिशस में भोजपुरी बोलने वाले प्रवासी भारतीय ही सबसे अधिक संख्या में हैं। ठीक है, सूरीनाम, फिजी और मॉरिशस, ठीक है, सूरीनाम, फिजी और मॉरिशस जगह हैं, यहाँ भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक भारतीय हैं। अतः इन तीनों जगहों की हिंदी भाषा भोजपुरी का विशेष पुट देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों जगह पे भोजपुरी काफी ज्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट है आपकी मैथिली। ठीक है, मैथिली बिहारी उपभाषा का एक मुख्य बोली है। ठीक है, मैथिली कहाँ की मुख्य बोली है? मैथिली जो है वो बिहारी उपभाषा की एक मुख्य बोली है। मिथिला नाम से इस बोली का संबंध है। इस बोली का संबंध किससे है? मिथिला नाम से है। ठीक है, इस बोली का संबंध मिथिला नाम से है। मिथिला क्षेत्र की भाषा मैथिली है। ठीक है, मिथिला क्षेत्र की भाषा क्या है? मिथिला क्षेत्र की भाषा मैथिली है। मैथिली हिंदी की एक प्रमुख साहित्यिक भाषा है। ठीक है, मैथिली क्या है? मैथिली हिंदी की एक प्रमुख साहित्यिक भाषा है। आदिकाल के कवि विद्यापति ने मैथिली में ही काव्य की रचना की है। ठीक है, आदिकाल के कवि जो थे विद्यापति, इन्होंने मैथिली में ही अपनी रचना की है। तब से लेकर आधुनिक काल तक मैथिली में विपुल साहित्य की रचना हुई है। ठीक है, तब से लेकर अभी तक मैथिली में किसकी रचना हुई है? विपुल साहित्य की रचना हुई है। आधुनिक युग में विश्वविद्यालय के स्तर तक मैथिली भाषा का अध्ययन होता है। ठीक है, अब विश्वविद्यालय स्तर तक मैथिली भाषा को पढ़ाया जाता है, इसका अध्ययन होता है। साहित्यिक अकादमी द्वारा मैथिली के साहित्यकार पुरस्कृत किए जाते हैं। ठीक है, साहित्यिक अकादमी का नाम आपने सुना होगा। तो साहित्यिक अकादमी द्वारा मैथिली के साहित्यकार जो है उनको पुरस्कृत किया जाता है। इस कारण मैथिली बोलने वाले इसे हिंदी की बोली नहीं मानते। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि यही कारण है जो लोग मैथिली बोलते हैं वो इसे हिंदी की बोली नहीं मानते और इसके लिए स्वतंत्र भाषा के दर्जे की मांग करते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि इसे स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया जाए। 92वें संविधान संशोधन, जब 92वां संविधान संशोधन हुआ है 2003 में। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ है, 92वां संविधान संशोधन जो है 2003 में हुआ है, के तहत मैथिली को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें मैथिली को संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है। ठीक है, शामिल किया गया है। मैथिली बिहार के उत्तरी भाग में चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। ठीक है, मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये मैथिली बिहार के उत्तरी भाग में। ठीक है, उत्तरी भाग में क्या क्या आती है? चंपारण, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में ये बोली जाती है।
इसके पूर्व में बंगला भाषा का क्षेत्र है। इसके पूर्व में किसका क्षेत्र है? इसके पूर्व में बंगला भाषा का क्षेत्र है। अतः मैथिली और बंगला भाषा में कई समान रचनाएं देखी जा सकती हैं। ठीक है, मैथिली और बंगला में कई सारी रचनाएं देखी जा सकती हैं। इसमें बहुत सारी रचनाएं हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 11th चैप्टर था, तो यहाँ खत्म होता है, ये फिनिश होता है। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप अपनी मेल आईडी मुझे दे देना। ठीक है, कमेंट में लिख देना, मैं उसमें आपको मेल कर दूंगी पीडीएफ। ठीक है, और अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं, इग्नू से रिलेटेड या NIS से रिलेटेड या 1st to 10th NCERT, UPSC या RBSC, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।